तो नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग साइंस की स्पेशल सीरीज 54 देख रहे हैं। यह इम्पोर्टेंट है, पीजीटी, टीएसटी, सुपर टेट टेट किसी भी स्टेट का हो। इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस के लिए और जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1351 से। देखिए क्या है क्वेश्चन 1351। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद हैं? अर्थात जो पसीना निकलता है मनुष्यों के त्वचा के माध्यम से, जो ग्रंथियों के निकलता है जिस ग्रंथि से, उस ग्रंथि का क्या नाम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा। क्योंकि जो भी पसीना निकलता है वह त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से निकलता। कैसे? त्वचा में बाल होते हैं और छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, और जो पसीना होता है उसमें NaCl की मात्रा होती है। पसीना निकलने से बॉडी का जो टेम्परेचर है वह मेंटेन रहता है। बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। तो पसीने वाली ग्रंथि जो मानव शरीर के अंग में मौजूद है वह होती है त्वचा। इंग्लिश में इसको स्किन कहते हैं। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। त्वचा हमारी शरीर को भी सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल, त्वचा में पाई जाने वाली तैली ग्रंथियां सीबम से बनी होती हैं। जो तेली ग्रंथियां होती हैं वो किसकी बनी होती है? वह सीबम से बनी होती हैं। त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है। जब अधिक ऊर्जा खपत करते हैं तो पसीना निकलता, अर्थात आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर गर्मी का मौसम हो जिस दौरान टेम्परेचर 40, 42, 43, 37, 38 इस तरीके का टेम्परेचर होगा, तब भी बॉडी से पसीना निकलेगा। हर्पीस रोग वायरस के कारण त्वचा को प्रभावित करता है। आप पहली चीज़ समझें कि हर्पीस रोग फैलता कैसे? वायरस के माध्यम से। दूसरी बात आप लोग जान लें कि ये नुकसान किसको पहुंचाता है? त्वचा को, अर्थात अपनी स्किन को पहुंचाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1352। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलेनिन। मेलानिन एक ऐसा प्रोडक्ट या पदार्थ होता है जिसके कारण त्वचा का रंग डिसाइड होता है। जिनकी त्वचा डार्क होती अर्थात सांवली या काली होती, उनमें मेलानिन की अधिक मात्रा पाई जाती। जिनकी त्वचा फेयर होती है, साफ सुथरी होती, उनमें मेलानिन की कमी पाई जाती है। तो जब सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही त्वचा कैसी है? सांवली होने लगती, मेलानिन के उपस्थिति के कारण। सूर्य के प्रकाश का कारण हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन क्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए जो सूर्य का प्रकाश है या सूर्य में जो गर्मी है वो किसकी वजह से है, तो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन एवं हीलियम के, हाइड्रोजन एवं हीलियम के बीच में जो फ्यूजन होता है उसकी वजह से ये प्रकाश और सूर्य की गर्मी उपलब्ध है। 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम मुक्ता तारा में उपस्थित होता। तारा इन द सेंस ऑफ सूर्य। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। प्राक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। आकाश में ज्ञात 89 तारामंडल हैं। कितने? 89 तारामंडल हैं। सेंट्रोस, जिसको सेंटारस भी कहते हैं, तारामंडल में सबसे अधिक 94 तारे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1353। 1353 मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया जा रहा है। दवा किस औषधि पौधे से निकाली जाती है? अर्थात जो मलेरिया की दवा है वह किस पौधे से निकाली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजवैन। क्या बोलते हैं इसको? अजवैन, जिसको आर्ट मिसनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट मिसनिन इसको इंग्लिश में कहते हैं। मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था। यह दवा आर्टिमिसिन, या जिसको उज्जैन या अजवैन कहते हैं, औषधि पौधे से निकाली जाती है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया के लक्षण आप लोग समझ लो। इसमें ठंड लग के फीवर आता है। क्या होता है? ठंड लग के फीवर आता है। शैवाल क्लोरेल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं
लेमनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1300। देखिए 1354 कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? ये रहा 1354। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल। क्या दिल को ही हार्ट कहते हैं। यह रक्त का कंटिन्यू पंपीकरण करता रहता है, अर्थात क्या इसमें रक्त का पंपिंग होता रहता है, अर्थात अशुद्ध रक्त आता है, फिर शुद्ध होता है, शुद्ध होकर फिर वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, और जहाँ जहाँ उस शुद्ध रक्त की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ उस शरीर में जाता है। और जो मानव हृदय होता है इसके 4 चैम्बर होते हैं। आइए अब देखेंगे आंसर। आंतरिक गति का निर्धारण मानव शरीर के दिल से होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करती, भूख प्यास उत्तेजना सब कुछ हाइपोथैलेमस नियंत्रण करती है, एवं टेम्परेचर भी। शरीर के बाहरी तापमान का नियंत्रण भी कान द्वारा होता है। जो लोग कहते हैं इश्क मोहब्बत प्यार, ये भी हाइपोथैलेमस कौन यही सब कुछ मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1355। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए थैमोसिन। क्या थैमोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से नहीं निकलता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन के आंसर को। थैमोसिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। अपटू ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं, मनुष्य के गले में श्वसन नलियां ट्रैकिया के दोनों दोनों ओर लैरिंग्स में नीचे स्थित होती हैं। ये इनकी पोजीशन रही। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन और ट्रायोडो थायरोनिन होता है। क्या होता है? ट्रायोडो थायरोनिन है। इस हार्मोन में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। टॉक्सिन ग्लैटर से हृदय गति तीव्र हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये घेंगा या इंग्लिश में ग्वाइटर रोग, या शुद्ध हिंदी में इसको गलकंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और हमें आयोडीन प्राप्त होता है विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से, स्पेशली नमक से। नमक का सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1356। देखिए सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पफ्फर फिश होती है, जिसको बटर फिश कहते हैं, ये सबसे पॉइजनस होती है। मत्स्य वर्ग प्राणी असमतापी जंतु, अर्थात यह अपने शरीर का तापमान पानी के तापमान के अनुसार सेट कर लेते हैं। तो ये कैसे हो गए? असमतापी हो गए। इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। और अपना कितने इसमें होता है? अपना 4 चैम्बर होते, इसमें 2 चैम्बर होते, और ये सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध रक्त का ही क्या करते? शुद्धिकरण करते रहते हैं। दरियाई घोड़ा, टारपीडो आदि मत्स्य वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? ये सभी के सभी मत्स्य वर्ग में आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1357। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला, जिसको वर्टिब्रेट कहते हैं या कशेरुकी कहते हैं या कॉर्डेटा कहते हैं, जीव कौन सा है? तो जिसमें रीढ़ की हड्डी होगी वही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कीवी। रीढ़ की हड्डी वाला जीव जो है वह कीवी है। अब देखेंगे कीवी और एमू नहीं उड़ने वाला पक्षी है। कीवी का देश न्यूजीलैंड है। कीवी के कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 33, और विकसित होने पर यह 26 होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1358। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में खालिस्तान नाइट्रोजन शामिल होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन शामिल होती है। हाइड्रोजन जलवाष्प हीलियम ये चीज़ें नहीं होती। देखिए नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। और जो हम लेते हैं श्वास में, जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन 78.09, ऑक्सीजन 20% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। अब देखिए जो ऑक्सीजन हमने 21% ली और छोड़ी कितनी? 17%। तो उपयोग कितनी की? 4% ऑक्सीजन का उपयोग होता है। श्वास के साथ जल भी निकलता है, जिसे 4 m प्रतिदिन कहते हैं। कितना कहते हैं? 4 m उसे प्रतिदिन कहते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1359। देखिए क्या है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ जाती हैं, अर्थात किसके माध्यम से जुड़ जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थिबंध, या इंग्लिश में इसको लिगामेंट्स कहते हैं। हड्डी टू हड्डी लिगामेंट्स होती है। अब देखना है मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो जो शिशु होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 208। अगर इसी में 300 ऑप्शन होता तो वह करेक्ट होता। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एडल्ट होते हैं उनमें कितनी बोन्स होती, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206। हड्डियों में पाया क्या जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। आइए इसके क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं और समझते हैं। मानव शिशु के शरीर में 208 हड्डियां होती हैं। शिशु के शरीर में 208 हड्डियां होती हैं, ये क्लियर है। और लेकिन आगे चलकर 206 हो जाती है जब वही बच्चा एडल्ट हो जाता है। हड्डियां मानव को आकार देती हैं। मांसल रहित शरीर को नर कंकाल कहा जाता है। मांसल रहित अर्थात उस शरीर में मांस ना हो, सिर्फ हड्डियां हड्डियां हो, तो वह कंकाल, इंग्लिश में इसको स्केलेटन कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1361। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है? और नाइट्रोजन के बारे में एक दोस्तों बात बता दें, यह इंपॉर्टेंट होता है फसलों के उत्पादन के लिए। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य कौन सा बैक्टीरिया करता है? उसको कहते हैं राइजोबियम। क्या कहते हैं? राइजोबियम। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम ब्रैडी राइजोबिया आदि जीवाणु लेगुमिनोसी, जिसको मटर कुल का है, इसमें मटर कुल का पौधा आता है, कि पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन या NO2 का स्थिरीकरण करता है। एनाबीना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया भी वायुमंडलीय NO2 का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से भूमि उपजाऊ होता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से क्या होता है? भूमि उपजाऊ होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1362। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफॉरेस्टेशन, अर्थात जहाँ के जंगल उजड़ जाएं या किसी कारणवश नष्ट हो जाएं, फिर से वहाँ जंगल लगाना, पेड़ पौधे की व्यवस्था करना, प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से। मान लो मनुष्य भी उसमें हेल्प कर रहा और अपने आप भी पेड़ पौधे निकल रहे हैं, तो इसके इंग्लिश में रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। देखिए, रिफॉरेस्टेशन का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है। एफॉरेस्टेशन का अर्थ जो होता है वह होता है जंगलीकरण। डिफॉरेस्टेशन विजंगलीकरण, अर्थात जंगलों का विनाश। जब जंगल पूर्णतः नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, उस भूमि पर जंगल बचे ही ना, तो इसे डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। डिफॉरेस्टेशन विभिन्न स्तरों से जंगल का किया जा रहा है। विश्व में पर्यावरण की दृष्टि से 33% जंगल रहना आवश्यक माना है। भारत में लगभग 24% वन क्षेत्र है। कितना? 24। कम कितना हो गया? 6 3 8, 6 और 3 उधर 9% अभी कम है, 9% बढ़ने चाहिए, तभी इनका रेशियो क्लियर हो पाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1365। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज, मधुमेह मतलब डायबिटीज होता है, तो किसकी वजह से हो जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज के उच्च स्तर की उपस्थिति से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज वेटिंग और वेस्ट ने 1921 में की थी। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अधिक श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, जो प्रजनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम कर देता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1364। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जयपुर फुट। क्या है? इसको जयपुर फुट भी इंग्लिश में कहते हैं। यह कृत्रिम पैर है यहाँ पर, अर्थात कृत्रिम पैर वगैरह बनते हैं। कृत्रिम पैर जयपुर फुट कहलाता है। कृत्रिम पैर का निर्माण जयपुर में किया जाता है। जैसे किसी का पैर कट जाए या किसी कारणवश हटा दिया जाए पैर,
कुल मिला के उसका पैर हो भी ना, तो जयपुर में आर्टिफिशियल तौर पर पैर तैयार किए जाते हैं। वो उनको बेल्ट के माध्यम से बांध के उपयोग करते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा हो। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1365। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से विटामिन का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो गाजर। हम सभी लोग जानते हैं जो विटामिन ए का बेहतरीन स्रोत है वह गाजर है। गाजर के अलावा जितने पीले प्रकार के फल हैं सारे के सारे विटामिन ए के स्रोत होते हैं। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं या रतौंधी कहते हैं शुद्ध भाषा में। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वह रेटिनॉल है। क्या होता है? रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम दोस्तों होता है। आइए देखते हैं आंसर। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, पत्ता गोभी पालक में आयरन अधिक पाया जाता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोथेमिया आदि रोग होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन कौन सा, 1366। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसीजी। ट्यूबरक्लोसिस को क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। इसमें क्या है, खांसी आने लगती है और कभी कभी ब्लड भी आने लगता है कफ के साथ, और ये क्या है, फैलने वाला एक रोग होता है। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध जो टीका लगाया जाता है वह बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। बीसीजी को बैसिलस कॉलमेट्योर और ग्यूरिन कहते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट्योर और ग्यूरिन इसका नाम होता है। टीपीटी का जो पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पर्टूसियस और टेटनस टॉक्साइड होता है। टीटी का पूरा नाम होता है टेटनस टॉक्साइड। ये टीपीटी से ही लिया गया है। टीटी का पूरा रूप डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्साइड होता है। टीपीटी जिसको बोलते हैं। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम द्वारा फैलता है। क्षय रोग को ही टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। और यह फैलता कैसे? माइकोबैक्टीरियम द्वारा यह फैलता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1367। एबियो खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्ल लैंडस्टीनर। देखो, ब्लड ग्रुप की बात हो तो लैंडस्टीनर। कौन? लैंडस्टीनर ने की थी। अगर बात की जाए रक्त प्रसंचरण, जिसको इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, तो वो खोज की थी विलियम हार्वे ने। क्या नाम था साइंटिस्ट का? विलियम हार्वे नाम है। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। खून ग्रुप प्रणाली जिसको क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप। खोज लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में रक्त समूह की खोज की थी। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। खोज करने के बाद 30 साल बाद रक्त समूह को एंटीजन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, ए बी और ओ। ओ जो रक्त होता है समूह वह सर्वदाता होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही, अर्थात यूनिवर्सल रिसेप्टर या एक्सेप्टर, या सर्वाग्राही भी इसको कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1368 सॉरी। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे बॉडी में होती है, बिल्कुल, जो पसीना निकलता है उसमें NaCl ही तो निकलता है। वो देखिए टेस्ट में कैसा होता है, नमकीन होता है। तो हमारे बॉडी में कितनी मात्रा होती है? 0.4% होती है। आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन के आंसर को। हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा है 0.4% है। आयोडीन नमक से घेंगा रोग नहीं होता है। आयोडीन की दैनिक मात्रा 20 मिलीग्राम होनी चाहिए। दैनिक मात्रा सोडियम क्लोराइड का 2 से 5 ग्राम होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1369। किसने लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर सैमुअल हॉनमैन। कौन थे? जो सैमुअल हॉनमैन थे, इन्होंने लाइक क्यूअर्स लाइक, इन्होंने एक यह सिद्धांत प्रेजेंट किया था। देखिए, होम्योपैथिक के पिता हनीमैन को कहा जाता है। होम्योपैथिक के पिता कौन है? हनीमैन। ये जर्मनी के निवासी थे। चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत, पालक्या, जीवक भारत के प्राचीन काल के महान वैद्य थे। देखिए, भारत के बारे में भी जान लो दोस्तों
कि इस ये जितने मैंने नाम पढ़े, चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत, पालक्या और जीवक, ये सारे सारे भारत प्राचीन काल भारत के कौन है, ये महान वैद्य हैं, रहे हुए हैं दोस्तों, अब तो जीवित नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 370। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण को इंग्लिश में वेपराइजेशन कहते हैं, और इस क्रिया को ट्रांसरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जाइलम संवहन ऊतक है जो जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। ये जड़ों के माध्यम से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके पेड़ की विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? जाइलम। फ्लोएम संवहन ऊतक है जो मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। अब बात आ रही कि भोजन बन गया, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे ने भोजन बनाया। बने हुए भोजन के पेड़ पौधे की विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। जब भी आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों? क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। अब देखेंगे 371 दोस्तों, 371 नहीं, 1371, 1371 है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है जिगर। जिगर को ही दोस्तों क्या कहते हैं? कहते हैं लिवर। जिगर को लीवर और हिंदी में यकृत भी कहते हैं। तो सिरोसिस रोग लिवर होता है, और लिवर की एक विशेषता होती है कि अपने आप को ये बहुत जल्दी मेंटेन करता, अर्थात अगर ये 50% डैमेज भी हो जाए तो ये अपने आप को मेंटेन कर लेगा। देखिए सिरोसिस रोग है जो वह जिगर को प्रभावित करता, अफेक्टेड करता है लीवर को। अब देखिए हैजा, हैजा से आंत अफेक्टेड होती है। क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, इससे फेफड़ा या लंग्स। प्लेग फेफड़ा तथा कांख दोनों पैर के बीच। कोढ़ तंत्र का तंत्र और त्वचा बहुत बुरी तरीके से उंगलियां गलने लगती कोढ़ में। सिफिलिस शिशन, शिशन अर्थात जिसको इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है और शुद्ध हिंदी में इसको लिंग कहते हैं। सिफिलिस के कारण इसमें दांत खात खुजली या अजीब सा खराब होने लगता है, एक तरीके से सड़ने गलने लगता है। गोनोरिया मूत्रमार्ग, स्पेशली फीमेल्स में यह होता है। निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1372। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? जो सील चिल्लाती है मछली, उस आवाज को क्या कहते हैं? बार्क। क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। सील द्वारा किए गए आवाज को बार्क कहते हैं। कुत्ता के भौंकने को भी बार्क कहते हैं। मछली में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन का कार्य होता है अपनी शरीर को मेंटेन करना, अर्थात जो भी इस प्रोटीन्स का सेवन करेंगे, स्पेशली ह्यूमन बीइंग, मसल्स गेनिंग, बॉडी बिल्डिंग और शरीर की मरम्मत के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और कोशिकाओं के निर्माण के लिए। मछली गलफड़े से श्वास लेती है। गलफड़े को इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स भी कहते हैं, या क्लोम भी इसको हिंदी में कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1373। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? देखिए दोस्तों, साइंस में ये चीज़ आ गई, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठा। पानीपत का तीसरा युद्ध, ये दोस्तों आपको बताना है कि 1761 में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 1761 में हुआ था। देखिए आगे देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा से युद्ध किया था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों को भारी हार हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध है वह हुआ था अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वह 5 नवंबर 1556 को हुआ था, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। ठीक है दोस्तों, अकबर की ओर से बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया, और जिसमें हेमू मारा गया। क्या हेमू मारा गया था? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1374। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
और विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत होते हैं वह सारे के सारे खट्टे खट्टे पदार्थ होते हैं, जो बहुत खट्टे हो, जिनकी पीएच वैल्यू कितनी हो, 7 से नीचे हो। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड? आइए देखते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से मसूड़े में सूजन आ जाती है और जनन शक्ति भी कम, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के, जैसा कि मैंने बताया था, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वह फ्लोकीन होता है। अब विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और इसका साइंटिफिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? इसका नाम होता है थायमीन। अब बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग या ऑस्टियोमोलोसिस रोग होता है। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है मॉर्निंग के वक्त में, और वेजिटेबल्स और दूध भी इसी का एक मुख्य स्रोत है। और विटामिन बी सभी हरी सब्जियां वगैरह होती हैं। सारे के सारे विटामिन दोस्तों मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए मैंने आपको बताया, विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है गाजर होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है दोस्तों क्या? रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1375। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो सीधी सी बात, गुर्दे। वो गुर्दों का कार्य क्या होता है? गुर्दे को वृक्क कहते हैं, इंग्लिश में इसको किडनी होते हैं। मनुष्य में संख्या में 2 होते हैं और जोड़े में 1 होते हैं। ये स्लीपर शेप्ड के आप इनको कह सकते हैं, बट वो वाली स्लीपर जो थोड़ी सी मुड़ी होती थी, जस्ट लाइक पैरामीशियम, इस तरीके से हल्के से ये होते हैं। देखिए, गुर्दे शरीर के खून के शुद्धिकरण से संबंधित हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वाहक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आरबीसी का फुल फॉर्म समझें, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, और ये लाल होती हैं हीमोग्लोबिन की वजह से। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षण शरीर का करता है, अर्थात फाइटिंग के लिए होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाते ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी शरीर को कमज़ोर ना कर सके और जल्दी जल्दी कोई भी बीमारी ना हो। रक्त अस्थि मज्जा में मुक्ता बनता है। अगर आपसे पूछा जाए ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। जो हड्डियों के बीच छोटे छोटे से छिद्र होते हैं वही अस्थि मज्जा, और इंग्लिश में इनको बोन मैरो कहते हैं। दोस्तों, यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको दोस्तों करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।